आ जाओ फटाफट से आ जाओ सारे आ जाओ शिकारियों। सबके हालचाल कैसे हैं पहले ये बता दो फटाफट से। ना 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 ना। रिवीजन की या नहीं की थी पहले ये बता दो भाई। जिन्होंने रिवीजन नहीं की है उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको हम आज से मुक्का मारेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ सारे के सारे। लव यू भाई लव यू। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। आलोक बाबू आगे टॉपिक में समझ में आएगा, भी नहीं समझ आया आपको आगे समझ में आएगा। चलिए भाई आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए जी स्वागत है। तरुण भाई अपने नाम को दोबारा से देख लेना बेटे। वोकैबुलरी याद करने का आसान तरीका बता दो। वो कैब पढ़ना छोड़ दो बस, और क्या करें। इतनी डिटेल में वोकैबुलरी समझाई जाती है, सारी बातें बताई जाती हैं। थैंक यू सर। उसके बाद भी अगर यही है कि जी आसान तरीका बताओ, तो सबसे आसान तरीका ये है कि बेटा दो चार बार पेपर में फेल फिर भी ये बालक कहानी में चलते चलते हम लोगों को मतलब वोकैब से। ओ प्रकाश पुत्र तुसी की समझोगे साडा प्यार कर रहे हैं आपके लिए, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ना 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 छोड़ेंगे नहीं, उनको हम आज से मुक्का मारेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ सारे के सारे। लव यू भाई लव यू। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। आलोक बाबू आगे टॉपिक में समझ में आएगा, भी नहीं समझ आया आपको आगे समझ में आएगा। चलिए भाई आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए जी स्वागत है। तरुण भाई अपने नाम को दोबारा से देख लेना बेटे। वोकैबुलरी याद करने का आसान तरीका बता दो। वो कैब पढ़ना छोड़ दो बस, और क्या करें। इतनी डिटेल में वोकैबुलरी समझाई जाती है, सारी बातें बताई जाती हैं। थैंक यू सर। उसके बाद भी अगर यही है कि जी आसान तरीका बताओ, तो सबसे आसान तरीका ये है कि बेटा दो चार बार पेपर में फेल हो लो, फिर आसान ही आसान हो जाएगा सब कुछ। सब चीजों को बिल्कुल हलवा बना के रख दिया है ना। सब चीजों को बिल्कुल हलवा बना के रख दिया, फिर भी ये बालक हमसे पूछता जी और आसान तरीका बताओ। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कपड़े की दुकान पे जाके कह रहा है जी और कपड़ा दिखाओ और कपड़ा दिखाओ, इससे भी बढ़िया कपड़ा दिखाओ। ससुरा मेहनत नहीं करना चाहता है ये बालक, इसको चाहिए बिना मेहनत किए सब कुछ याद हो जाए। चलिए भाई पिछली क्लास में मेरे बच्चों हम लोगों ने कहानी को पढ़ा, और कहानी में हम लोगों ने एडवर्ब पहचानना सीखा, और एडवर्ब के टाइप्स हम लोगों ने पढ़े, एडवर्ब की अरेंजमेंट हमने समझी, पीएमटी एमपीटी वाले लॉजिक हम लोगों ने समझे। और चलते चलते थोड़ा आगे हम लेके चल लेते हैं। ठीक है जी ठीक है भाई, थोड़ा आगे लेके चल लेते हैं। ठीक है भाई, जो वोकेबुलरी आप लोग हम लोगों को मतलब वोकैब सेशंस में पढ़ते हैं, आप लोगों को बुक बता दी। हर रोज वोकेबुलरी सेशन में सबसे पहले यही बताया जाता है, हर रोज वोकेबुलरी सेशन में सबसे पहले यही बताया जाता है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आदत होती है कि चल भाई कुछ नहीं तो चल यही पूछ लेते हैं, है ना। जैसे हरियाणा की एक बहुत अच्छी कहावत है, वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं है तो बताओ मांगे राम कितने भाई थे। हरियाणा के लोग हैं ये जानते होंगे कहावत है। ठीक है जी, हरियाणा के लोग हैं वो जानते हैं इस बात से, क्योंकि कुछ काम नहीं है तो कहते हैं चल ठीक है तू कौन मैं खामखा। फर्जी बात। भाई हम लोगों ने पिछली क्लास में एडवर्ब के बारे में बात करनी शुरू की थी, और एडवर्ब के टाइप्स हम पढ़ रहे थे, है ना। और एडवर्ब के टाइप्स पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच गए थे, दो चार बातें और रह गई थी, इनको भी हम समझ लेते हैं। एक प्यारी सी बात हम लोग समझेंगे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना जी। एक और एडवर्ब हम लोग समझने का काम करते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इस एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वांटिटी को ही हम एक और नाम से जानते हैं,
एडवर्ब ऑफ डिग्री, या फिर इसी चीज को हम एक और नाम से जानते हैं एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है बताओ जरा मुझे, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ बताओ बताओ। एक्सटेंट का मतलब होता है मेरे बच्चों, ठीक है, एक्सटेंट का मतलब होता है लिमिट, हद, ठीक है ना जी। एक्सटेंट का मतलब होता है लिमिट या फिर हद। आप जब किसी इंसान से पूछने की कोशिश करते हैं भाई हाउ मच, ठीक है, तो उस हाउ मच का आंसर देने की एडवर्ब्स जो होती हैं वो क्वांटिटी, डिग्री या एक्सटेंट के नाम से जानी जाती है। इस कैटेगरी में हमारे सामने शब्द आते हैं, जैसे मैंने कहा वेरी हो गया भाई, मच हो गया। इसी के अंदर अगर हम और शब्दों की लिस्ट बनाते हैं तो इसके अंदर टू हो गया भाई, इसके अंदर इनफ हो गया। इन शब्दों को अलग से यूज करना हम सीखेंगे, ठीक है जी। इस लेवल के शब्दों को हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे कि अलग कैसे ये काम करते हैं। फाइन, आओ कहानी को समझते हैं। एक ही एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है ना। आपने किसी को कहा शिखा इज वेरी ऑनेस्ट, चलो शिखा का नाम बहुत लिख लिया। अब लिखते हैं भाई तनु इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है जी। आपने एक सेंटेंस लिखा तनु इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना जी। अब देखो बेटे, इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो तनु ऑनेस्ट है, एक सेंटेंस अपने आप में सीधा सीधा है। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा तन्नू कैसे हो सकता है भाई, मैं अगर आपसे पूछूं तन्नू कैसी है, आपने कहा जी ऑनेस्ट है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मच ऑनेस्ट, कितनी ऑनेस्ट है, आपने जवाब दिया वेरी। तो जो हाउ मच का हमें आंसर दे रहा है वो एडवर्ब है, ठीक है जी। कौन सी, डिग्री, एक्सटेंट या फिर क्वांटिटी की। बात समझ में आ गई भाई, है ना। फाइन, चलिए भाई आगे चल लेते हैं। इसी तरह से एक और एडवर्ब को समझने का हम काम करते हैं। तो एक और एडवर्ब आती है जिसे हम कहते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव एडवर्ब, जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है भाई। अब इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हुआ, इंटेरोगेटिव का मतलब हमें समझ में आया जो सवाल पूछने में मदद करे, है ना, जो सवाल पूछने में मदद करे। चलो अब आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने कहा मोहन कॉल्ड रितु, मैंने कहा मोहन विल कॉल रीना टुमारो। मेरे बच्चे इस लिखे सेंटेंस में आप बताओगे जरा, इस लिखे हुए सेंटेंस में जरा बताओगे कि इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर आप एडवर्ब कहां देख रहे हैं, बताना मेरे बच्चों। मैं अगर आपसे पूछूं इस लिखे हुए सेंटेंस में आपके हिसाब से एडवर्ब बताना जरा कहां है, शाबाश शाबाश। अब अगर मैं आप लोगों के सामने इसी एडवर्ब को पूछने की बात कर रहा हूं तो ये तो आपने सही बता दिया एडवर्ब हुआ, है ना, ठीक है जी, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, अब देखो सवाल बदलने की कोशिश करते हैं। अब ये आपके सामने एडवर्ब है, फाइन, ठीक है जी, ये हमारे सामने लिखी हुई एक एडवर्ब है। अब अगर मान लो मैं इसी का सवाल आप लोगों से पूछता हूं और मैंने आपसे सवाल पूछा व्हेन विल मोहन कॉल रीना, तो भाई इस व्हेन का अगर हम आंसर ढूंढेंगे मेरे बच्चों, इस व्हेन का अगर हम आंसर ढूंढेंगे तो इस व्हेन का आंसर टुमारो ही है। अरे भाई है ना, इस व्हेन का आंसर अगर हम ढूंढेंगे तो इस व्हेन का आंसर अपने आप में क्या है, टुमारो ही है ना। बात क्या समझ में आई मेरे बच्चों को, बात ये समझ में आई कि किसी भी एडवर्ब को पहचानने के लिए जिस क्वेश्चन वर्ड का हम सहारा लेते हैं, मैंने क्या कहा, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस की एडवर्ब को पहचानने के लिए हम जिस क्वेश्चन वर्ड का सहारा लेते हैं वो क्वेश्चन वर्ड कुछ और नहीं अपने आप में क्या हुई, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि सवाल पूछने वाली एडवर्ब बन जाती है, ठीक है भाई, सवाल पूछने वाली एडवर्ब बन जाती है। तो ऐसी एडवर्ब कौन सी हो सकती हैं जो सवाल पूछने में हमारी मदद करे। भाई एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए आपने व्हेन पूछा, एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए आपने हाउ पूछा,
भाई बोलो हाँ। ठीक है भाई, अगर प्लेस की जानकारी लेना है तो वेयर ने आंसर हमें दे दिया। ठीक है जी। एडवर्ब ऑफ डिग्री को अगर पूछना है तो आपने सवाल पूछ डाला हाउ मच से, है ना। फ्रीक्वेंसी अगर आप लोगों को पूछनी है तो भाई आप किससे पूछेंगे, हाउ ऑफन से। बेटे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्यार से बोलो जरा, यस सर, है कि नहीं। यानी कि किसी भी एडवर्ब को पहचानने के लिए हम जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड अपने आप में एडवर्ब ही तो ढूंढ कर लेकर आएगा। तो ऐसी लिखी हुई हमारे सामने जो एडवर्ब्स हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। बेटे बात समझ में आ गई? अरे हाँ है ना। ठीक है भाई, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं? अरे हाँ है ना। बात समझ में आ गई भाई कि हमारे सामने किसी भी क्वेश्चन वर्ड से जो एडवर्ब हमारे सामने आंसर लेकर आता था, ठीक है जी, एडवर्ब हमारे सामने लेकर आता था, वो एडवर्ब किस कैटेगरी में है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई हमारी प्यारी प्यारी बात जिसे हम एडवर्ब के टाइप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, फाइन। ठीक है, शिवानी पूछ रही है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। देख लो भाई, अब ये वो बच्चे हैं जो क्लास ना पढ़कर आते हैं और ना रिवाइज करके आते हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक हमारे एडवर्ब के टाइप्स का मामला सेट हो गया है। नितेश पूछ रहा है व्हाट हो सकता है क्या सर। लो भाई, नितेश के लिए जोरदार तालियां बजाओ बेटा। नितेश ने पूछा व्हाट हो सकता है क्या सर। शाबाश नितेश, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां बजाओ इतने अच्छे बच्चे के लिए, शाबाश। ठीक है, इसने नाउन का गला घोट दिया, आज आज नाउन सुसाइड कर लेगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। व्हाट से, हु से और हुम से नाउन पहचानते हैं, तुम एडवर्ब में आके व्हाट से पूछ रहे हो तो इसका मतलब पता चल रहा है भाई कोई कोई रिवीजन नहीं करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वक्त बीत जाएगा और आप लोग यही नादानी करते रहोगे और एक दिन यही नादानी बहुत भारी पड़ेगी। ठीक है जी, यही जो नादानी है बहुत भारी पड़ेगी बेटा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई भाई? कोई बात नहीं। चलिए भाई, अब आओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने लिखी हुई जो एडवर्ब की कैटेगरीज हैं, जितनी भी हम लोगों ने बांटी हैं, इन एडवर्ब की कैटेगरीज में अब हम लोगों को एक बहुत प्यारी सी चीज समझने की कोशिश करनी है और ये प्यारी सी चीज है करेक्ट यूसेज। ठीक है ना, जिस तरीके से हम लोगों ने आपके साथ मिलकर एडजेक्टिव्स का करेक्ट यूज सीखने का काम किया, ठीक है ना, जिस तरीके से हम लोगों ने आपके साथ एडजेक्टिव्स यूज करने का सीखा उसी तरीके से एडवर्ब का यूज भी हमें सीखना होगा। ठीक है भाई, हाँ जी वैभव हो सकता है। ठीक है भाई, अब आज क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और चीजों को प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, करेक्ट यूसेज की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, दो प्यारे प्यारे शब्दों का, चलो उससे पहले एक प्यारी सी चीज पर आपको घुमाकर लाता हूं और मैं आप सभी के सामने सेंटेंसेस लिख रहा हूं। ठीक है, आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना। ठीक है बेटे, आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना, फाइन, और उसके बाद आप इन सेंटेंसेस का मुझे मीनिंग समझाना है। ठीक है भाई, आज थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, फिर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना जी। मेरे बच्चों, मैंने आप सभी के सामने तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो। शुक्रिया रोशी भाई, शुक्रिया। मैंने आप सभी के सामने प्यारे प्यारे तीन सेंटेंसेस लिखे हैं। मेरे बच्चों, इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को आप लोग जरा ध्यान से पढ़कर देखें। ठीक है,
शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लगाओ दिमाग मेरे बच्चों, तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो। और मेरे भाई इसमें आपको तीनों के अंदर क्या फर्क समझ आ रहा है, तीनों का फर्क मुझे बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया जी। एक बालक कह रहा है तीनों का मीनिंग अलग निकलेगा, तभी तो पूछ रहा हूं भाई। देखो बेटे, आप लोग एक बात प्यार से समझो। एडवर्ब जो है ना, एडवर्ब के अंदर सेंटेंस के अंदर मीनिंग को बदलने की, सेंटेंस के मीनिंग को बदलने की क्षमता होती है, और वही आप लोगों को सीखना है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है एडवर्ब की, कि मीनिंग कैसे बदलता है, यही हमें सबसे पहले सीखना है। ठीक है भाई। शाबाश। अब आओ मैं आप लोगों को इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग, क्या अलग अलग मीनिंग बता रहा है, क्या डिफरेंस है, मैं अब आपको समझाता हूं। आप इस बात को ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझिएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना और इस चीज को समझना। देखो बच्चों, पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पहले सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने ध्यान से समझा। ठीक है ना जी, फाइन। अब ध्यान से समझो, पहले लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम अगर ध्यान से देखें, ठीक है बेटे, तो पहले लिखे सेंटेंस के अंदर ये ओनली मनी के साथ यूज हुआ है, दूसरे सेंटेंस में ये ओनली गेव के साथ यूज हुआ है, और तीसरे सेंटेंस में ये ओनली ही के साथ यूज हुआ है ना। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है जी। ये तीनों के तीनों अलग अलग जगह पर लिखे गए हैं। तो ये भी बात हमें समझ में आ रही है कि यहाँ मनी को क्वालिफाई ओनली कर रहा है, यहाँ गेव को क्वालिफाई ओनली कर रहा है, यहाँ ही को क्वालिफाई ओनली कर रहा है। ठीक है ना जी, है ना। तो अलग अलग जगह पर ये अलग अलग तरीके से क्वालिफाई कर रहा है। अब हम इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मीनिंग हमने समझा, ही गेव ओनली मनी, इसका मतलब क्या हुआ, उसने सिर्फ पैसे दिए, यानी कि देने के लिए उसके पास और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसने सभी चीजों को छोड़कर, सभी चीजों को छोड़कर सिर्फ पैसा देने का काम किया। ना तो उसने मुझे टाइम दिया, ना उसने मुझे दौलत दी। ठीक है ना जी, मतलब आई मीन ना उसने मुझे ज्वेलरी दी, ना मुझे उसने कपड़े दिए, लेकिन उसने सिर्फ मुझे पैसा दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया। पहला मीनिंग ही समझ आया। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, ही ओनली गेव मनी, इसका मतलब उसने सिर्फ पैसे देने का काम किया। उसने मुझसे ये नहीं पूछा, ही डिड नॉट आस्क, उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें ये पैसे किस लिए चाहिए, चाहिए भी या नहीं चाहिए, पैसे का करोगे क्या करोगे। वो आया, उसने पैसे दिए और चला गया। ठीक है, फिर आती है एक बात हमारे सामने, ओनली ही गेव मनी, इसका मतलब समझ में आया क्या चीज, नोबडी एल्स। ठीक है जी, वहां पर थे तो बहुत सारे लोग, वहां पर थे तो बहुत सारे लोग, लेकिन पैसे देने का काम सिर्फ उस इंसान ने किया, किसी और इंसान ने पैसे नहीं दिए। बात समझ रहे हैं, तीनों का मीनिंग डिफरेंस समझ में आया। अब इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस ने हमें एक प्यारी सी चीज समझा दी कि अगर हम किसी लिखे हुए सेंटेंस में ओनली को ऑब्जर्व करें तो ओनली दो तरीके से काम करता है।
ओनली लिखे हुए सेंटेंसेस में दो तरीके से काम करता है, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं भाई मेरे? एक तो तरीका ये हो गया कि ये उसी शब्द के अर्थ को क्वालिफाई करता है, उसी शब्द के अर्थ को क्वालिफाई करता है जिसके साथ इसे आप यूज करते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है, जरा बताओगे मुझे कमेंट्स में? क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है, जरा कमेंट्स में बताओगे मेरे बच्चों? ठीक है ना, बाकी मैं लिख ही रहा हूं। इट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड with which it is used। ये केवल उसी शब्द के अर्थ को, ये केवल उसी शब्द के अर्थ को क्वालिफाई करता है जिस शब्द के साथ आप इसे यूज होता हुआ देखते हैं। ठीक है भाई, उसी शब्द के अर्थ को क्वालिफाई करता है जिसके साथ ये यूज किया जाता है ना। फिर हमें दूसरी बात समझ में आई, देखो ध्यान से, मनी को क्वालिफाई किया, गिव को क्वालिफाई किया, ही को क्वालिफाई किया, बाकी के सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं। और जब ये मनी को क्वालिफाई कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या निकल कर आया? उसने कुछ और नहीं दिया भाई। उसने जब गिव को क्वालिफाई किया तो इसका मतलब उसने कुछ पूछा नहीं। ओनली जब ही को क्वालिफाई कर रहा है तो इसका मतलब कोई और नहीं। इसका मतलब जब भी हम इसे सेंटेंस में यूज करते हैं तो इट कन्वेज, कन्वे का मतलब होता है सार बताना, अर्थ निकालना। इट कन्वेज अ पैरेलल, पैरेलल कौन सा? पॉसिबल, जो संभव है। एक ऐसा मीनिंग भी निकलता है, इट कन्वेज अ पैरेलल पॉसिबल मीनिंग। ये एक ऐसा अर्थ भी निकालता है, एक ऐसा अर्थ बताने की कोशिश करता है जो सेंटेंस में लिखा नहीं है पर सही होगा और समझ आएगा। जैसे अगर मैं ये कहता हूं ओनली ही गेव मनी, तो मुझे क्या समझ में आया? मुझे इस लिखे सेंटेंस में ये समझ में आया कि वहां थे तो और भी लोग, लेकिन किसी और ने पैसे नहीं दिए। पैसे देने का काम सिर्फ उस इंसान ने किया। समझ रहे हैं भाई? पैसे देने का काम सिर्फ उस इंसान ने किया। गॉट माई पॉइंट? तो दो पॉइंट्स बनते हैं ओनली को लेकर। अब आप लोगों की थोड़ी कसरत करवा रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना। मैंने कहा ओनली, मैंने आपको कहा ओनली हिज सन, और फिर मैंने आपके सामने कहा हिज ओनली सन। मेरे बच्चों, इन दोनों बातों में क्या फर्क है? मेरे बच्चों, इन दोनों बातों में क्या फर्क है? लगाना थोड़ा सा दिमाग मेरे भाई। शाबाश मेरे भाई, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। शाबाश मेरे, बताओ सर। शाबाश, बहुत बढ़िया जी। अब दोनों के मीनिंग में फर्क क्या हो गया भाई? बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा। अगर हम यहां कह रहे हैं जी ओनली हिज सन, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब कोई और नहीं। इसका मतलब क्या समझ में आया? कोई और नहीं। ठीक है ना, नोबडी एल्स। ठीक है ना, केवल उसका बेटा। पहले का मीनिंग क्या हुआ? केवल उसका बेटा। जैसे ही आपने कहा हिज ओनली सन, तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई उसका इकलौता बेटा। ठीक है जी, क्या समझ में आया भाई? उसका इकलौता बेटा। बात समझ में आ गई? तो पॉइंट क्या है कि जब हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में ओनली को यूज करते हैं ना, जब भी हम किसी लिखे हुए सेंटेंस में, मेरे प्यारे प्यारे शिकारी भाइयों, जब भी हम किसी लिखे हुए सेंटेंस में ओनली का यूज करते हैं ना, तो ओनली किसी भी सेंटेंस में दो तरीके से काम करता है। ये उस शब्द का ही मीनिंग क्वालिफाई करता है जिसके साथ यूज हुआ, और दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ कि जब भी हम इसे यूज करते हैं तो ये एक ऐसा अर्थ भी हमें बताता है जो वाक्य में लिखा नहीं पर समझ आता है। बोलो हाँ। ठीक है।
अब देखो मेरे बच्चों, जैसे वैभव मुझसे बार बार पूछ रहा था, मेरे बेटे वैभव, पहले दिन मैंने आपको एक बात बताई थी वैभव भाई, क्या बताई थी बात, कि देखने से कोई शब्द नहीं पता चलता, पता तब चलता जब आप उस शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग करते हो। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ ओनली नाउन से पहले यूज हुआ तो एडजेक्टिव का काम कर गया, यहाँ वर्ब से पहले यूज हुआ है एडवर्ब का काम कर गया, यहाँ प्रोनाउन से पहले यूज हुआ तो एडजेक्टिव का काम कर गया। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? तो मेरे बेटे देखने से नहीं पता चलता कोई भी शब्द, ठीक है ना, जब तक आप उस लिखे हुए शब्द का यूज सेंटेंस में ना करें। बात समझ में आ गई भाई? लो भाई, सृष्टि भाई ने बिल्कुल ठीक लिख दिया, फंक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आओ, मैं आपके लिए कुछ गूगली बोल डाल रहा हूं, ध्यान से देखना, उस गूगली बोल पर आउट ना हो जाना, ठीक है ना जी। मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप इन तीनों सेंटेंसेस में बताना कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है ना जी। पेपर का सवाल है, थोड़ा सा संभल के हल करना, फंसता है ये क्वेश्चन। चलो बताओ, इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस आपके हिसाब से सही है, बताओ मेरे भाई। 3 सेंटेंसेस आपके सामने, सोचो, दिमाग लगाओ, बताओ कौन सा सेंटेंस इन तीनों में से सही है। ले भाई, एक और सेंटेंस लिख दिया है, जैसे कि योयो सर पर विदाउट पढ़े नहीं पता चलेगा कि योयो सर क्या है। क्या लिख रहा है मेरे भाई, क्या लिख रहा है? कहां से है शिकारी भाई? कुछ भी लिख देते हैं शैतान, कुछ भी लिख देते हैं। हम्म, चलो भाई, इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को मैं आपके साथ मिलकर पढ़कर देखता हूं क्या है कहानी, ध्यान दीजिएगा। भाई मैंने कहा हिज ओनली वाइफ डाइड इन द एक्सीडेंट, हिज ओनली वाइफ का तो मतलब क्या हुआ, उसकी इकलौती बीवी मर गई एक्सीडेंट में। एक बात बताओ भाई, बीवी तो इकलौती होगी भाई, है ना। आप इंडिया में है, यहाँ एक मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है ना। बात समझ में आ रही है? आप इंडिया में हैं, यहाँ एक बीवी मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो बात ये समझ में आई कि भाई इस ओनली का मतलब यहाँ मीनिंग नॉनसेंस बना रहा है। क्वेश्चन 2, हिज वाइफ ओनली डाइड इन द एक्सीडेंट, उसकी बीवी केवल मरी। तो भाई इसका पैरेलल मीनिंग क्या निकल रहा है? मरने के अलावा क्या उसके डांस करना चाहिए कि हाय मैं तो मर गई, यानी कि इसका भी मीनिंग अपने आप में नॉनसेंस बन रहा है। हिज वाइफ डाइड ओनली इन द एक्सीडेंट, उसकी बीवी केवल एक्सीडेंट में मरी, इसका मतलब क्या समझ में आया? उसकी बीवी केवल एक्सीडेंट में मरी, मीनिंग ये समझ आ रहा है। एक ठंडा पानी पिला दो। हाँ, अगर चाय है तो चाय पिला दो, ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई, इसका तीसरे का मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि उसकी बीवी केवल एक्सीडेंट में मरी। ऐसा लग रहा है कोशिशें तो कई की गई मारने की, लेकिन जाके मरी बेचारी एक्सीडेंट में, ये भी नॉनसेंस है ना। यानी कि ये भी अपने आप में ओनली नॉनसेंस है। एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए कि एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट होते वक्त थे तो वहां बहुत सारे लोग, लेकिन जो मृत्यु हुई वो किसकी हुई? ओनली हिज वाइफ। बात समझ में आ गई? तो तीनों सेंटेंसेस अपने आप में, ठीक है जी, तीनों सेंटेंसेस अपने आप में, बात समझ में आ रही है? तो तीनों सेंटेंसेस अपने आप में बिल्कुल गलत हैं। तीनों सेंटेंसेस में क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए ओनली हिज वाइफ डाइड। ठीक है भाई, आपको तो चाय पिला ही रहा हूं, सुबह से चाय चाय पी रहे हो, है काले हो जाओगे, फिर शादी होगी काली कलूटी से। आओ भाई, क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। हीना सेंटेंस लिखा है बच्चों,
हीना ओनली न्यू द आंसर्स, देयरफॉर एवरीवन प्रेज्ड हर। अब एक बात बताओ, कोई प्रशंसा क्यों करेगा? प्रशंसा तो तब करेगा ना भाई। अब अगर देखो इस लिखी हुई बातचीत को हम देखते हैं, ओनली किसके साथ यूज हुआ बेटा? न्यू के साथ। ओनली किसके साथ यूज हुआ है? न्यू के साथ, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? उस इंसान को आंसर्स सिर्फ पता थे। जैसे आप किसी इंसान से, मान लो किसी इंसान से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, हाँ भाई मैं आपसे क्वेश्चन, चलो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, हाँ भाई प्रेमजीत मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। भाई प्रेमजीत ने तुरंत कहा गुरुजी मेरे को पता है। मैंने कहा मेरा सवाल तो सुन ले। कहते गुरुजी मेरे को पता है। मैंने कहा भाई प्रेमजीत मेरे को सवाल तो पूछने दे। प्रेमजीत कहता अरे गुरुजी मेरे को पता है, आपके सवाल की जरूरत नहीं है, आप मेरे से पूछो ना क्या पूछना। मैंने कहा चलो सवाल पूछा। कहता मेरे को पता है। तो इस तरीके से तो लोग उस पर हंसेंगे, कहेंगे प्रेमजीत भाई सवाल तो सुन ले, तेरे को पता क्या बाबा जी का। तो इसका मतलब ओनली यहां ना होकर होना कहा चाहिए, अगर हर किसी ने उसकी प्रशंसा की है तो बात ओनली की यहां ना होकर होनी चाहिए किसके साथ? हीना के साथ। कि केवल हीना को ही आंसर्स पता थे, इसीलिए हर किसी ने उसकी तारीफ की। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना, भी बात समझ में आई। कभी कभी हम लोग चीजों को नॉनसेंस बना देते हैं इस ओनली को गलत जगह पर रखकर। बात समझ में आ रही है जी? अरे हाँ है ना। प्रेमजीत कह रहा है क्या सर। अरे मैं मजाक कर रहा हूं प्रेमजीत, बुरा लग गया हो तो सॉरी भाई, ठीक है। बुरा लग गया हो तो सॉरी भाई, क्या करे, तुम ही बंधु, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सखा, तुम ही हमारी गर्लफ्रेंड, तुम ही हमारे दोस्त, तुम ही हमारे एग्जाम्पल, तुम्हारे के साथ ही हमारा दिल तो पागल है, दो घड़ियां रो के चुप कर जाऊं। ओनली का लॉजिक समझ आ गया बेटे? ओ मेरे बच्चों, है भाई? ओनली का लॉजिक समझ में आ गया बेटे? चलें थोड़ा सा आगे। शाबाश। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो चलिए अब एडवर्ब की धीरे धीरे कहानी को आगे हम बढ़ाते हैं। और सब आगे आ जाओ बेटा, अब हम समझना शुरू करेंगे दो प्यारी सी एडवर्ब्स के बारे में। एक हुआ वेरी और एक हुआ मच। एक हुआ वेरी और एक हुआ मच। ठीक है जी? ठीक है मेरे भाई। एक वेरी और एक मच, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? एक बालक कह रहा है जी आप शक्तिमान लग रहे हो मुझे आज। थैंक यू भाई। ठीक है मेरे भाई। अब देखो वेरी और मच कहने के लिए या पढ़ने के लिए, ठीक है ना जी, कहने या पढ़ने के लिए ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके अंदर फर्क होता है शिकारियों। आज ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी बात समझ लेते हैं मेरे बच्चों, वेरी और मच के डिफरेंस को कहां पर सबसे पहले यूज किया जाता है। देखो भाई ध्यान से समझना, वेरी का हम यूज करते हैं कहां पर? वेरी का हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। मैंने क्या लिखा भाई, ध्यान से पढ़कर देखो। हम इसे यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। किसके साथ यूज करते हैं बताओ जरा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। थैंक यू काव्या भाई। ठीक है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। देखो कभी कभी हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं। मैंने क्या कहा मेरे भाई? कभी कभी हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं। शायद आपको याद होगा, शायद आपको याद होगा, रिवर्स में आ जाओ। आप लोग जब मेरे साथ एडजेक्टिव की प्रैक्टिस कर रहे थे, है कि नहीं, जब आप मेरे साथ मिलकर एडजेक्टिव की प्रैक्टिस कर रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि भाई किसी नाउन से पहले वर्ब लिखी हो तो उसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वो एडजेक्टिव बन जाता है। कुछ याद आया? अरे कुछ याद आया? हाँ है ना? याद आया कि नहीं आया? जिन्हें याद आ गया है इसका मतलब वो रिवाइज करे बैठे हैं, जिन्हें याद नहीं आया उनके लिए हम गाना गा देंगे, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहते किसे हैं भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहते हैं एक ऐसे एडजेक्टिव को जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। ठीक है भाई। और ठीक इसी तरीके से मच हम यूज करते हैं किसके लिए भाई? जब हम लिखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना जी। और पास्ट पार्टिसिपल भी अपने आप में क्या होता है बच्चों? पास्ट पार्टिसिपल अपने आप में एक एडजेक्टिव ही होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव कैसे बनता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन काम किस चीज का करता है? एडजेक्टिव का काम करता है ना? काम किस चीज का करता है भाई? एडजेक्टिव का। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जरा फिल करके दिखाएं वेरी और मच को। चलो भाई फटाफट से बनाकर दिखाओ।
चलो भाई, अपने आंसर्स बना दो मेरे बच्चों एक बार फटाफट से। बनाओ बेटा। शाबाश। तो आसान हो गई ये बात, है कि नहीं भाई? आसान हो गई ये बात, पहचाननी कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर पूछूं वो कैसे दिखाई दे रही है, आपने कहा जी एक्साइटेड, तो एक्साइट की थर्ड फॉर्म एक्साइटेड हुई। आप लोगों ने यहां चिपका दिया किस चीज को, मच को। द मूवी वॉज ब्लैंक एक्साइटिंग। अब एक्साइट के साथ आईएनजी जोड़कर मूवी को क्वालिफाई किया जा रहा है, जो कि एक नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने वाले इस एक्साइटिंग के साथ हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होने की वजह से वेरी को यूज किया। ठीक है बच्चे, हाँ है ना? आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। What has been declared, आपने कहा रिजल्ट, रिजल्ट अपने आप में नाउन हुआ। भाई नाउन से ठीक पहले मेरे बच्चों, नाउन से ठीक पहले ये जो अवेटेड है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होने की वजह से क्या हुआ, अवेटेड अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ, है ना? ठीक है भाई, एडजेक्टिव हुआ, फाइन। अब इस एडजेक्टिव से ठीक पहले थर्ड फॉर्म की वजह से आपने क्या लिखा, मच। ठीक है। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, बड़ा आसान है बोलना, इंटरेस्ट के साथ आईएनजी जोड़ने की वजह से हम लोगों ने क्या लिखा भाई, वेरी लिख डाला। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? हाँ है ना मेरे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? फाइन, ओके। चले आगे बेटा बातचीत को लेके। अब मैं आपके सामने फिर से कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखना, और एक बार फिर से वेरी और मच के जरा ब्लैंक्स फिल करने की कोशिश करना। लो भाई, लिखे हैं कुछ प्यारे से सेंटेंसेस आपके सामने, वेरी और मच जरा अपने हिसाब से चिपका दो भाई, लगाओ अपने हिसाब से दिमाग, टेंशन नहीं लेने का कतई।
शाबाश, बना लिए बेटे। आओ भाई, अब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखो आपने क्या छोटी छोटी गलती की है मेरे बच्चों। एक बात बताओ, आप सभी बच्चों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तो पढ़ा है ना भाई? हाँ है ना? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं भाई? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा है ना? वही चीज यहां आपकी मदद करने वाली है। कैसे? आओ समझाता हूं। देखो बच्चों, हम लोग इस वेरी को यूज करते हैं प्यारी सी पॉजिटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम यूज करते हैं किसको? मच को। फाइन। कंपैरेटिव डिग्री किसके साथ होती है भाई? मच के साथ यूज होती है। ये भी क्या वजह है, थोड़ा समय के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है हर्ष भाई? पहले सवाल पर काम करते हैं। लिखा है शी इज ब्लैंक ऑनेस्ट इन दिस डिपार्टमेंट। ऑनेस्ट अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है ना? तो ऑनेस्ट पॉजिटिव डिग्री होने की वजह से क्या चिपका गया भाई? वेरी को चिपका दिया। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। लिखा है हमारे सामने क्या चीज? रौनक हैज बीन ब्लैंक स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स हिज ब्रदर। स्ट्रिक्ट पॉजिटिव डिग्री होने की वजह से हम लोगों ने क्या यूज किया भाई? वेरी। क्वेश्चन 3 पर आ जाओ भाई। लिखा है हमारे सामने स्नेहा इज ब्लैंक मोर सेंसिबल देन पारस। ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा भाई, सेंसिबल के ठीक पहले मोर आया, कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। अब कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया भाई? मच यूज किया। ठीक है बेटे, क्या यूज कर दिया भाई? मच को यूज कर दिया। हाँ है ना? ठीक है बेटा, आगे देखने का काम करते हैं। लिखा दिल्ली इज ब्लैंक मोस्ट क्राउडेड सिटी इन द नॉर्थ। अब यहां मोस्ट क्राउडेड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोस्ट क्राउडेड अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अरे हाँ है ना? तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम क्या यूज करने की कोशिश करेंगे भाई? जिसको हम कंपैरेटिव में लेकर आए थे उसी को हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी यूज कर सकते हैं। बोलो हाँ। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री की एक शर्त है कि सुपरलेटिव डिग्री कहता है पहले तो आर्टिकल द लगाओ। ठीक है, हमने लगा दिया। आर्टिकल द लगाने से ठीक पहले हम लोग इसके साथ मच का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, किसका यूज कर सकते हैं मेरे बच्चों? मच का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, जय भगवान। बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो भाई इसका मतलब क्या ठीक होना चाहिए? हम सुपरलेटिव डिग्री की वजह से तो द लगाएं और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम मच लगा दें। सेट हो गया भाई? अरे बोलो हाँ। ठीक है भाई, अब ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर बना सकते हैं। सचिन तेंदुलकर इज ब्लैंक बेस्ट क्रिकेटर एवर। ठीक, अब अगर हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने आर्टिकल द लगाया और इसी के ठीक पहले हमने मच लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं? अरे बोलो हाँ। सेट है भाई? अच्छा मेरे बच्चों ध्यान रखना, जो फंक्शन आप इस मच का यूज कर रहे हैं, कभी कभी हम इस मच की जगह एक और एडवर्ब जिसे हम कहते हैं फार का यूज कर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं बेटे? फाइन। अब इसी तरीके से आप चाहें तो मच की जगह फार यूज कर सकते हैं। आप यहां पर फार लिखो, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। स्नेहा इज फार मोर सेंसिबल देन पारस। ठीक है, यहां पर आप इसी की जगह यूज कर सकते हैं फॉर द मोस्ट क्राउडेड। यहां पर आप यूज कर सकते हैं क्या चीज? फॉर द बेस्ट क्रिकेटर एवर। ठीक है भाई? हाँ है ना बेटे? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बेटे बातचीत? ठीक है, तो ये भी बात हमें समझ में आ गई। चलो अगर ये वाली बात हमें समझ में आ गई है तो फिर कुछ आप लोगों को गुगली बॉल डालता हूं, ध्यान से खेलना भाई। अब की बार विकेट ले जाऊंगा, कई लोगों की ध्यान रखना। ठीक है जी, मैंने एग्जाम्पल लिखा मानसी इज ब्लैंक सिंसियर इन हर स्टडीज देन ईशा वॉज। दिमाग लगाना भाई।
लगाओ मेरे बच्चों, दिमाग लगाओ। शाबाश। शाबाश, बढ़िया बेटे, बढ़िया। शाबाश। आओ बेटे, मैं कहानी को समझाता हूँ। आ जाओ, दिमाग लगाते हैं। देखो बच्चों, इन लिखे हुए सेंटेंसेस को समझने से पहले ना आपको एक प्यारी सी चीज समझनी होगी। आप लोगों को एक प्यारी सी चीज समझनी होगी, और वो प्यारी सी चीज क्या है, ध्यान से देखना, बड़े प्यार से समझना। हमने इस वेरी की जानकारी ली किसके साथ? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। हमने इस मच की या फिर हमने फार की जानकारी ली कंपैरेटिव डिग्री के साथ, या फिर अगर मैं कहूं तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ। बेटे यही बात थी ना, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। लेकिन आप अगर किसी चीज को पॉजिटिव से कंपैरेटिव की तरफ लेकर जाते हैं, मेरे प्यारे शिकारी भाइयों, अगर आप किसी को पॉजिटिव से कंपैरेटिव की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये चीज आपको कहने या समझने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो बेचारे ग्रेडेबल परिवार के सदस्य हो गए। अरे हाँ, है ना। किस परिवार के सदस्य हो गए? ग्रेडेबल। ग्रेडेबल का मतलब क्या समझ में आया? जिसको हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव पर लेकर जा सकते हैं। ठीक है। अब भाई आती है हमारी दूसरी बात, और वो दूसरी बात क्या है भाई, मैं इधर लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। आप जब इस क्वाइट की बात कर रहे हैं, तो इस क्वाइट का मीनिंग निकल कर आता है कंप्लीटली। इस क्वाइट का मीनिंग क्या निकल कर आता है बेटे? कंप्लीटली, यानी कि पूर्णतः या पूरी तरह। जब इसके मीनिंग को आप ध्यान से देखोगे, तो इसके मीनिंग को पढ़कर आपको कुछ याद आएगा कि गुरुजी कंप्लीट तो अपने आप में, कंप्लीट तो अपने आप में नॉन ग्रेडेबल कैटेगरी का शब्द है। हाँ, है ना। इसीलिए जब हम इस क्वाइट का यूज करते हैं, तो इस क्वाइट को हम लेकर चलते हैं किस तरीके के एडजेक्टिव के साथ? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ। भाई किसके साथ लेके चलते हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ। यानी कि अच्छा मुझे बताओ ना जरा, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होते हैं, और जरा एक दो एग्जांपल भी बताना भाई। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होते हैं और इनके साथ बताओ। बताओ। नॉन ग्रेडेबल किसे कहते हैं? जो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं, है कि नहीं भाई? हाँ, है ना। तो जो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं, इनको कंपैरेटिव सुपरलेटिव में यूज नहीं किया जाता। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? याद आ गई है बात? तो आ जाओ फिर प्यारी से। हाँ देखो, एग्जाम्पल भी लिख दिए दीपांशु भाई ने, यूनिक, होल, परफेक्ट, है कि नहीं? याद आया? ये शिकारी भाई है।
ये बढ़िया रिवीजन किए हुए बैठा है बेटा, ठीक है ना। तो भाई जिनको आप सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं, इनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव है जी नहीं यूज होता। याद आया, बात ही खत्म हो गई भाई। तो भाई जिनकी हम यूज करेंगे सिर्फ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनता, उसके साथ हम वेरी मच नहीं क्वाइट यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को निपटाते हैं। देवकी इज राइट इन हर अप्रोच। राइट का मतलब क्या हुआ, जो सही है ना। जब सही है तो इसका मतलब इसका कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बन सकता। तो नॉन ग्रेडेबल होने की वजह से ही हम लोगों ने क्या लिख दिया भाई, क्वाइट राइट, ठीक है। आओ भाई, नीति फाउंड यूनिक गाउन फॉर द मैरिज। यूनिक अपने आप में नॉन ग्रेडेबल कैटेगरी का एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनता, इसीलिए हम लोग इसको यूज करेंगे कैसे, क्वाइट। आगे देखते हैं, शी इज इल। भाई इल का मतलब बीमार। अब बीमार कोई हो ही गया तो उसमें कंपैरिजन थोड़ी करोगे, तो नॉन ग्रेडेबल होने की वजह से हम क्वाइट का यूज करेंगे, ठीक है भाई। हाँ है ना। आजो भाई रिवर्स में आ रहे हैं, कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, ये तो ग्रेडेबल कैटेगरी है। पॉजिटिव होने की वजह से क्या लिखेंगे, वेरी। मानसी इज सिंसियर, मोर सिंसियर, मोस्ट सिंसियर। ग्रेडेबल हो गए, इसी की वजह से क्या यूज किया भाई, वेरी यूज किया। मामला समझ आ रहा है भाई जी, ओ मेरे शिकारियों, मामला समझ आ रहा है। किसी भाई को कोई दिक्कत, घबराहट, जी घबराना, जी मिचलाना, बताओ भाई। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो उसका तुरंत इलाज किया जाएगा, एक मुक्के में सारी बीमारी बाहर, है ना। आप स्पिन बॉल के फास्ट बॉल करते हो। देख ले भैया, पेपर वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करता है। पेपर वाला भी तुम्हारे साथ बेटे ऐसा ही करता है, जानबूझकर आपको घुमाता है, ठीक है भाई। बेटे बात समझ में आ गई, धमाका कर दिया। नहीं नहीं, आप रिवाइज करो, बस टेंशन नहीं लो, ठीक है भाई। ये बात अपनी जगह समझ आ गई मेरे बच्चों को, है ना। फाइन। क्वाइट का मतलब क्या है, ये क्या लिखा है बेटे, तुम पढ़ते नहीं हो। प्रेमजीत क्या लिखा है, देख ध्यान से, पढ़ता नहीं है, इसका मतलब प्रेमजीत, ठीक है ना। प्रेमजीत को एक काम करो, प्रेमजीत को करेले का जूस पिलाओ, उसमें, हाँ हाँ, उसमें एक काम करो, उसमें इच्छाधारी नाग मिला दो। उसमें इच्छाधारी नाग मिला दो, ठीक है ना। कह रहा है कम, इसका क्वाइट का मतलब क्या होता है, गधे, पढ़ नहीं रहा है। चलो भाई थोड़ा आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। अब मेरे बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक बहुत प्यारी सी चीज, ठीक है ना। मजेदार चीज होगी, ध्यान देना इस चीज पर, ठीक है ना। देखो भाई, आज हम समझने वाले हैं इन दो चीजों को, एक लिखा मैंने ये और दूसरा भाई लिखा मैंने ये, ठीक है जी। इन दोनों के बारे में अब हम मिलकर आपके साथ ज्ञान अर्जित करेंगे, ठीक है ना जी। अब हम इन दोनों के साथ मिलकर आप लोगों के, जी बेटे आ जाओ, इन दोनों के साथ मिलकर हम कहानी को समझेंगे। भाई चाय इधर पकड़ा दो, ठीक है ना। हाँ, वरना वहां से तो बच्चे जो है ना छीन लेंगे, है ना। मेरे को चाय इधर पकड़ा दो, थोड़ा सा पानी भी दे दो। ये हमारे बालक है ना, चाय की शिकारी है, चाय छीन लेते हैं, कैमरे से झपट लेंगे ये, है कि नहीं। एक ठंडा सा दे दो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये दोनों बोतल हटा दो, ठंडा कर दो इनको भी, ठीक है भाई। हाँ भाई, प्रेम जी थैंक यू बेटा। हाँ भाई, प्रेमजीत, हारजीत, दिलजीत, ओ दिलजीत, ओ दिल्ली में नहीं, इंडिया में दो ही लोग चल रहे हैं, गोपाल वर्मा और एक दिलजीत दोसांझ। बहुत बढ़िया जी। अभी रुको विशालाक्षी, वी विल टॉक अबाउट इट, काहे चिंता कर रहे हो भाई, हर चीज बताएंगे। तुम घबराओगे तो भाई कैसे काम चलेगा। देखो तुम घबराओगे ना तो तुम ध्यान रखना, तुम्हारी बीवी सुंदर नहीं निकलेगी विशालाक्षी भाई, ठीक है ना। हाँ, और तुम अगर पेशेंस के साथ पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत सुंदर बीवी आएगी, तुम्हारी इतनी सुंदर बीवी आएगी कि पूरा मोहल्ला देख के खुश हो जाएगा भाई। चले शुरू करें। अच्छा एक बार इस शब्द को, एक मिनट रुको भाई, एक बार मेरे भाई इस शब्द को, इस शब्द को और इस शब्द को तीनों को पढ़कर दिखाओ भाई। बताओ। तीनों पढ़ लिए भाई, पढ़ लिए भाई।
अब इनको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। आगे चले। इन तीनों शब्दों को जब हम बोलने का काम करते हैं तो इन तीनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक ही है, एंड दैट इज कॉल्ड टू टू टू। फाइन। इन तीनों की जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ठीक है, फाइन। सिलेक्शन होने के बाद मैं स्वयंवर करूंगी। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब इन तीनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो तीनों की तीनों प्रोनाउंसिएशन सेम है, तीनों का जो बोलने का तरीका वो एक ही है। फाइन। गलती मत करना, तीनों को अलग अलग नहीं बोला जाता है, ये तीनों के तीनों उच्चारण के अनुसार एक ही काम करते हैं। अब मुझे इन दोनों के फंक्शन को समझना है, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जब हम इस टू की बात करते हैं तो इस टू का मतलब समझ में आता है मोर देन रिक्वायर्ड। इस टू का मतलब हमें समझ में आता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, जब कोई चीज आवश्यकता से अधिक हो, है कि नहीं। जब कोई चीज आवश्यकता से अधिक हो। अब थोड़ा सा सोच के देखना इस बात को भाई। अगर मान लो आपको कोई प्यार करता है, अगर मान लो आपको कोई प्यार करता है, ठीक है ना, और मान लो आपको जरूरत से ज्यादा प्यार करे तो आपको कैसा लगेगा। अगर कोई इंसान आपको जरूरत से ज्यादा प्यार करे तो आपको कैसा लगेगा। महेश बाबू बेटे पढ़ाई पे ध्यान दो ना। हाँ, मुझे बताओ ध्यान से, अगर आपको कोई जरूरत से ज्यादा प्यार करे तो आपको कैसा महसूस होगा। जरूर से ज्यादा प्यार करे, बताओ। जय भगवान भाई कह रहा है बहुत अच्छा लगेगा सर। ठीक है, अगर मान लो ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान आपको बहुत प्यार करे, ठीक है भाई साहब, बात करते करते रात के 2 बज जाए, आपने फोन, ठीक है अब सो जाओ, रात के 2 बज गए हैं, ठीक है, ओके गुड नाइट, गुड नाइट, आई लव यू बोल दो, आपने कह दिया आई लव यू, ठीक है, आपने फोन रख दिया, ठीक है। 2 बजे रो पीट के आपने बात कर आके फोन रख दिया, हाँ है ना भाई साहब। 4 बजे फिर फोन आ गया, हेलो क्या कर रहे हो, आपने कहा सो रहा हूं, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, आपने फोन रख दिया, हाँ है ना, ठीक है भाई। आपने थोड़ी देर बाद फोन करने के लिए कहा, फिर उस इंसान ने भाई 4:30 बजे फिर फोन कर दिया आपको, उसने फिर कहा आई लव यू, कहते यार सोने दे, आई लव यू हो रखा है, अब रख दे फोन, सोने तो दे, है ना। आपने फिर फोन काट दिया, ठीक है भाई। उस इंसान ने फिर आपको 5:30 बजे फोन कर दिया, हे गुड मॉर्निंग आई लव यू, भाई गुड मॉर्निंग गई तेल लेने, भाई रख दे, सोने तो दे, सारी रात जगाए रखे, अब तू सोने ना दे, का बदतमीजी है, फोन रख दिया भाई, ठीक है ना। अब मान लो फिर से वो इंसान आपको 6 बजे फिर से फोन मिलाता है, और आप क्या कर रहे, क्या कर रहे हो, तो कह रहा है भाई साहब वॉशरूम में कर ही रहा हूँ, और क्या करूं बताओ, ये भी दिखाऊं क्या कर रहा हूं। तो भाई साहब कैसा महसूस होगा भाई, है भाई, कैसा महसूस होगा। आपका दिमाग खराब हो जाएगा भाई, आप तुरंत कहोगे अरे ये का बदतमीजी हो रही है भाई साहब। जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाए तो भाई साहब वो आपके लिए इरिटेशन क्रिएट कर देती है ना। आप कहोगे अरे भाई साहब ना, ना जे हमको ना चाहिए, है ना, जे हमको ना चाहिए बाबा। तो जैसे ही कोई चीज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो भाई वो अपना मीनिंग हमेशा नेगेटिव कन्वे करती है, यानी कि नेगेटिव सेंस बनाती है। और ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस में इस टू को हम एडजेक्टिव से ठीक पहले रखते हैं, ठीक है भाई, इस टू को हम एडजेक्टिव से पहले रखेंगे, है ना, ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं, ठीक है भाई। सिचुएशन ऐसी होती है भाई, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जैसे कई बार क्या होता है, पापा आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना, पापा आपको बहुत ज्यादा प्यार, एक लड़का कह रहा है जी मेरे तो पापा बहुत प्यार करते हैं, चलो आपके पापा का एग्जांपल ले लेते हैं भाई। देखो पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। आप पापा के पास गए, पापा पापा मुझे बाइक दिला दो, पापा तुरंत कहते हैं ना बेटे, ना 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 ना, बाइक नहीं दिलाऊं बिल्कुल, ना 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 ना। तो बाइक ले लेगा, बाइक फिर बहुत स्पीड से चलाएगा, टेढ़ी मेढ़ी चलाएगा, ना बेटे ना, बिल्कुल नहीं दिलाऊंगा बाइक, कल को एक्सीडेंट हो गया बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ना बेटे ना, बाइक नहीं दिलाऊंगा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, ना बेटे ना, मैं बाइक नहीं दिलाऊं। भाई बाइक नहीं दिलाई, कुछ दिन बाद बीत गए, कुछ दिन बाद आप पापा के पास गए, पापा मुझे गाड़ी दिला दो, बाइक नहीं दिला रहे तो गाड़ी दिला दो, पापा कहते हैं ना बेटे ना 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 ना, गाड़ी तो कतई नहीं दिलाऊं,
गाड़ी तो कतई नहीं दिलाऊं, गाड़ी मैं तुझे दिलाऊंगा, तू गाड़ी लेके घूमेगा, शीशे काले करवा लेगा, ना 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 बेटे, डांसिंग कार ना बेटे, बिल्कुल नहीं गाड़ी दिलाऊं। भाई साहब गाड़ी के लिए भी मना कर दी, मैं तुझे बहुत क्या प्यार करता हूं बेटे, गाड़ी बिल्कुल नहीं दिलाऊंगा। भाई गाड़ी की भी कैंसिल होगी। कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीत गए, आपके पास आए, आपके पास भाई आप पापा के पास आए, पापा को आपने कहा पापा पापा कुछ पैसे दे दो, पापा मुझे गोवा जाना है, पापा मुझे पैसे दे दो, मुझे गोवा जाना है। पापा तुरंत कह गया, अबे गोवा बिल्कुल नहीं भेजूं बेटे, तू गोवा जाएगा वहां दारू शारू पिएगा, वहां बेटे गलत चीजों में तू पड़ जाएगा बेटे, नहीं बेटे तू गोवा वोवा बिल्कुल मत जा, मैं जाऊंगा तेरे नाम का थाईलैंड, तू यहीं रह, तू यहीं रह, मैं जाऊंगा तेरे नाम का थाईलैंड, बेटे मेरी उम्र है, तू तो बालक है, नादान है। तो भाई पापा आपको बहुत सारा प्यार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है? तो भाई साहब थोड़ी एक बार लग रहा है जेसीबी दिला दो। तू बहुत जहरीला है बेटे, तू बहुत जहरीला है, हाँ मैं बता रहा हूं, तू एक नंबर का डंक मारने वाला जहरीला इंसान है भाई। आप और आपके एग्जाम्पल दोनों मस्त होते हैं सर। थैंक यू मेरे भाई, बात समझ में आ गई। जरूरत से ज्यादा प्यार आदमी को बावला बना देता भाई साहब, चाहे किसी का भी प्यार हो भाई साहब, है कि नहीं? अब आ जाओ 3 आगे पढ़ते हैं। जब इनफ की हम बात करते हैं तो इनफ का मतलब हमें समझ में आया, जो चीज जितनी हमें चाहिए उतनी ही मिले, है ना? जो चीज हमें जितनी ही चाहिए उतनी ही मिले तो वो अपने आप में कन्वे करती है कौन सी सेंस? पॉजिटिव सेंस। और ऐसे लिखे हुए मामले में एडजेक्टिव के बाद हम लिखने का काम करते हैं क्या चीज? इनफ। एडजेक्टिव के बाद लिखने का काम करते हैं हम क्या चीज? इनफ। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अरे हाँ है ना? तो भाई कई बार ये चीजें जो है ना हमें उलझा देती हैं, हाँ है ना? ठीक है जी, भाई यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? ओ शिकारी में यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ध्यान रखना भाई, प्यार करो ना तो लिमिट में करना है। अब आओ कहानी को समझते हैं। चलो भाई, देखो मैंने आप सभी के सामने चाय शाय पी अभी अभी, है ना? और आपसे पूछी भी, लेकिन आप सभी ने मना कर दी कि नहीं सर हम चाय वाय नहीं पीते, आप चाय पियो, है कि नहीं? आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, है कि नहीं? आओ ठीक है भाई, मैंने आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे। एक सेंटेंस लिखा, पहला सवाल लिखा, दिस टी इज हॉट, नहीं, दिस टी इज टू हॉट, पहला सेंटेंस लिखा। और फिर मैंने सेंटेंस दूसरा लिखा, दिस टी इज हॉट इनफ। आपके हिसाब से इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में क्या फर्क है? आप जरा सोच के मुझे बताओ, आपके हिसाब से इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में क्या है फर्क? बताओ भाई। तेरा होने लगा हूं जब से मिला हूं। हाँ जी, दोनों के मीनिंग का फर्क दिमाग लगाओ बेटा। शाबाश। दोनों का डिफरेंस आप लोगों ने बताया, और डिफरेंस बेहद खूबसूरत बताया कि सर पहली बात से हमें समझ में आया, दिस टी इज टू हॉट, इसका मतलब चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है, इसे पिया नहीं जा सकता, है ना? फिर मैंने कहा दिस टी इज हॉट इनफ, इसका मतलब चाय इतनी गर्म है कि इसे आसानी से पिया जा सकता है ना? ठीक है जी। वीनस, वीनस, ये वीनस आप भाई, आपका नाम समझ नहीं आया वीनस भाई मुझे, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है ना जी। अब अगर इसी चीज को हम क्वेश्चन के तरीके से समझें मेरे प्यारे भाई, अगर इसी को हम क्वेश्चन के तरीके से समझें तो यहां से क्वेश्चंस घूमते हैं, ठीक है ना? तो अब मैं आपके सामने प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें लिखूंगा, आप मेरे सारे बच्चे पहले इन सेंटेंसेस को एक अलग पेन पेपर पर जरूर लिखें, अलग पेन पेपर पर जरूर लिखें, ठीक है? अब तक तो मैंने लिखने के लिए नहीं कहा आपको, लेकिन अब इन सेंटेंसेस को एक बार जरूर पेन पेपर पर लिखेंगे, ठीक है भाई? फाइन, ओके, एक बार लिखना भाई, ठीक है विनस भाई, लिखो साथ साथ लिखो बेटे।
मैं आपके सामने जो सेंटेंसेस लिख रहा हूं मेरे बच्चों, इन सेंटेंसेस को ध्यान से आप पढ़ें और साथ साथ लिखें, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी में गलत सलत नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, ध्यान रखना। लो भाई, सारे बच्चे सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर दिखाओ। पढ़ लिया मेरे बच्चों? जैसे ही आप इन सेंटेंसेस को पढ़ लो, एक बार बस प्यार से यस सर कह देना। आज आपको बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी भाई, आज आपको बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स का ना फेवरेट एरिया है भाई, ये आपके एग्जाम्स का ना फेवरेट एरिया है। आओ भाई, चीजों को समझते हैं, आज यो कहानी को समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना। देखो बच्चों, सबसे पहली बात हम लोगों को क्या समझ में आई, टू का जो मीनिंग है वो मोर देन रिक्वायर्ड बताता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक हो गया, नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, ठीक है। दूसरी बात, इनफ की बात करें तो एज मच एज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत उतना ही बता रहा है, इसीलिए इसका जो मीनिंग है वो पॉजिटिव निकल रहा है, ठीक है भाई। है ना, क्लियर है भाई। अब देखो भाई, इस लिखी हुई बातचीत को अगर हम समझते हैं, दिस टी इज टू हॉट, यानी कि ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है कि चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है। दूसरी बात हम कहते हैं दिस टी इज हॉट इनफ, यानी कि चाय इतनी गर्म है जितनी हमें चाहिए, यानी कि इसका जो मीनिंग है वो अपने आप में पॉजिटिव है। दोनों बात समझ में आ गई भाई, है ना, दोनों बात समझ में आ गई है। तो अब इन्हीं बातों को इन सेंटेंसेस पर हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस कहता है रवि इज टू पुअर, भाई इज टू पुअर की वजह से जरूरत से ज्यादा गरीब है। जब नेगेटिव इसका मीनिंग आ ही गया है तो एडजेक्टिव्स में पढ़ाया गया कि भाई नेगेटिव के लिए हम सम नहीं एनी का यूज करेंगे, तो क्या होना चाहिए, एनीथिंग होना चाहिए। अरे बोलो हाँ, ओ मेरे भाई शिकारियों, बोलो हाँ, पहली बात समझ में आई। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे हम, क्या लिखा है, शी इज टू वीक। अब अगर एक बार ध्यान से हम समझें तो टू लिखने की वजह से इसका जो मीनिंग है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव की वजह से इस एवरी को हटाकर हम क्या लिखेंगे, एनीथिंग लिखेंगे। मेरे बच्चों बात समझ में आ गई, अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई। अगले सवाल को देखते हैं क्या कहता है, ही इज टू टायर्ड। अगर इस लिखी हुई बातचीत को हम ध्यान से समझें तो ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, और नेगेटिव के साथ पहले से ही नेगेटिव नो लगाने की नहीं जरूरत है, क्या लिखने की जरूरत है, एनी लिखने की जरूरत है। अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई। यहां से हमें एक प्यारा सा खेल समझ आया, और वो प्यारा सा खेल क्या है कि लिखे हुए सेंटेंस में टू के साथ हम एडजेक्टिव लिखा देख रहे हैं, उसके बाद टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हुआ देख रहे हैं। अरे हाँ या ना, और क्योंकि ये अपना मीनिंग नेगेटिव बना रहे हैं, जब ये अपना मीनिंग नेगेटिव बना रहे हैं तो मेरे प्यारे भाइयों, मीनिंग नेगेटिव बनाने के लिए हम इनके साथ आने वाले सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, एनी का यूज करते हैं। कभी कभी हमारे सामने सम लिखा हुआ मिल जाए, एवरी लिखा हुआ मिल जाए, या नो लिखा हुआ मिल जाए, तो हमें ध्यान रखना है ये सब के सब जो यूसेज हैं वो गलत हैं।
अरे बोलो हाँ। मेरे बच्चों बात समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई। अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं बेटा। अब इस बात को लेकर थोड़ा सा आगे चल लेते हैं भाई। दिमाग लगाते चलो और सीखते चले जाओ। अब इस सवाल की बात अगर हम करें तो क्या होगा? ही इज टू लेजी। भाई मीनिंग नेगेटिव होते ही हम लोगों को सम को हटाकर क्या लिखना पड़ा? एनी वर्क लिखना पड़ा। हाँ है ना? ठीक है जी। फाइन। आगे देखने की कोशिश करेंगे हम। आगे देखने की कोशिश करेंगे हम तो क्या हो गया भाई? आगे एक सवाल में हमने देखा सारिका वाज टू रूड। जैसे ही हमने देखा इसका मीनिंग नेगेटिव है तो सम को हटाकर हम लोगों ने इसकी जगह क्या लिख डाला भाई? एनीथिंग लिख डाला। सेट टेकन नहीं है भाई? हाँ भाई। सेट हो गया कि नहीं हो गया भाई? क्लियर हो गई मेरे बच्चों बातचीत? हाँ है ना? ठीक है जी। बात समझ में आ गई भाई? चलो अब देखो एक प्यारी सी चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा और एक बहुत खूबसूरत सा शब्द मैंने आप सभी के सामने लिखना है। सारे बच्चे एक बार ना इसको जरा लिख कर दिखाओ मैंने क्या लिखा है। बहुत बढ़िया चीज सिखाऊंगा आज भाई। बहुत बढ़िया सिखाऊंगा और पूरा पूरा वायदा है कहीं ना कहीं पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्या लिखा है जरा पढ़कर सुनाओ। अच्छा चलो लिख कर दिखा दो कमेंट्स में फटाफट सही। वीनस मेरे भाई आप भी लिख दो भाई। आपका नाम बड़ा अच्छा लगा। शाबाश। वीनस पता है आपको अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। हमारी पृथ्वी में वीनस खूबसूरती के लिए फेमस है। लिख दो भाई। शाबाश। अब देखो यहां से एक प्यारी सी चीज हमें समझ में आएगी और वो प्यारी सी चीज क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। ट्रांसफॉर्मेशन का जो मतलब होता है उसे हम कहते हैं चेंज इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का तो पहले दिन ही अर्थ बताया था, ढांचा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, है ना? ठीक है जी। चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। यानी कि किसी भी लिखे वाक्य के ढांचे को आप भले ही बदल दो लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भले ही आप बदल दो मेरे दोस्तों लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलता। इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं मेरे भाई? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन के एक प्यारे से जादू को समझेंगे आप सभी के साथ मिलकर। यहां पर ये 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। पांचों के पांचों सेंटेंस किस ढांचे में लिखे हैं? ढांचे में लिखे हैं टू के साथ, टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जोड़कर। अरे हाँ है ना? टू के साथ टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जोड़कर लिखे गए हैं, यही लिखा गया है भाई। अरे हाँ है ना? लेकिन अगर आप हम चाहें तो इसी ढांचे को, इसी स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं और इस लिखे हुए टू को हटाकर इसकी जगह लिखते हैं हम सो। सो के साथ हमने लिखा एडजेक्टिव और इस टू को हटाकर हम लोगों ने एक कंजंक्शन दैट का यूज किया। ठीक है जी। हाँ है ना? हम इसकी जगह कंजंक्शन दैट का यूज कर देते हैं। ठीक है भाई। जब हमने इस कंजंक्शन दैट को यूज किया तो भाई दैट के ठीक बाद की कहानी अब सुलटनी पड़ेगी अलग तरह से, लगाकर क्या चीज? सब्जेक्ट। ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के साथ हमें सेंटेंस आगे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। इस सेंटेंस को आगे हम कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। मैंने आपको कहा चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने बताई क्या चीज? इनएबिलिटी। क्या बताई भाई? इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे बेटे? यानी कि जो किसी चीज की योग्यता नहीं रखता। तो इन एबिलिटी को बताने की हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो सकती है भाई? प्रेजेंट में हम यूज करते हैं कैन नॉट और मेरे भाई अगर बात पास्ट की आ गई तो यूज कर लेते हैं कुड नॉट। अरे हाँ है ना? प्रेजेंट के लिए यूज कर लिया कैन नॉट और मेरे बच्चों पास्ट के लिए यूज कर लिया कुड नॉट, तो दिक्कत ही नहीं है भाई। आजो भाई पहले सवाल पर खेलते हैं। पहले सवाल की ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूं। रवि इज, टू की जगह मैंने लिख दिया सो, आगे ये पुअर एडजेक्टिव एज इट इज, इस टू को हटाकर कंजंक्शन दैट लिख दिया। रवि इज सो पुअर दैट और उसके बाद क्योंकि बात प्रेजेंट में कही गई है ही
कैन नोट, आगे लिखा अफोर्ड, और भाई इस नेगेटिव की जस्टिफिकेशन अब सामने आ गई कि यहां हम एनी का यूज करेंगे भाई। अरे भाई बोलो हाँ, अब जस्टिफिकेशन क्लियर होगी बेटा, अब बोलो हाँ। भाई जोर से बोलोगे हाँ तो मैं कहूंगा, मैं तो कह रहा हूं भाई साहब एक बार चिल्लाकर बोल दो हाँ, मम्मी पापा भाई बहन सारे डर जा, भाई इसको हो क्या गया है, ठीक है ना। एक बार सारे के सारे फोन की तरफ देखते देखते चिल्ला के बोल दो जोर से हाँ, मम्मी पापा भाई बहन सबको डरने दो, ठीक है ना। तुमसे पूछे अबे तेरे को क्या हुआ, कहना पढ़ रहा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं है टाइम पास कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ चुपचाप, मेरे को ना पढ़ लेने दो, हमारे फेवरेट यंगेस्ट गोपाल वर्मा हमें पढ़ा रहे हैं, हाँ नहीं तो बात करते हो आप लोग, देखते हो टीवी पीवी यूट्यूब यूट्यूब फर्जी बातें, हम पढ़ रहे हैं, हाँ नहीं तो बात कर रहे हो। चलो भाई दूसरे सेंटेंस को लपेटते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे बेटे। शी इज सो वीक, आगे हमने लिखा दैट, आगे क्या कहा शी, अब प्रेजेंट की बात है तो हमने चिपका दिया कैन नॉट, वो इतनी कमजोर है कि किसी चीज को उठा नहीं सकती। अरे हाँ ना, इतनी कमजोर है क्या चीज है ना, तो क्या कहोगे शी कैन नॉट, आगे लिखा आपने कैरी, और नेगेटिव की वजह से ही हम लोगों ने लिखा एनीथिंग। ठीक है जी, बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, अरे हाँ है ना, बात समझ में आ गई, ठीक है, सेट हो गया भाई, फाइन। अगली बातचीत को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन 3 का आंसर बनाना शुरू करते हैं। मैंने कहा ही इज सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ है, दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, कि भाई अब वो आगे चल नहीं सकता। खत्म हो गई बात, हाँ या ना, ठीक है भाई, अरे हाँ ना, हाँ जी एकता भाई साहब, बचपन में से रिमूवल ऑफ टू के नाम से पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। देखो बचपन में क्या पढ़ा कैसे पढ़ा वो कह नहीं सकते, है ना। अब आप सिस्टमेटिक पढ़ रहे हो, है कि नहीं, अब आपने ये जो प्रीमियम बैच ज्वाइन किया ना, अब आपको हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से समझ आएगी, ठीक है मेरे एकता भाई। आज क्वेश्चन देखते हैं 4 क्या कहता है। मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा ही इज सो लेजी, आगे लिखा दैट ही कैन नॉट, आगे लिखा मैंने डू एनी वर्क। मेरे दिल में एक बात आ रही है, कहूं तो बताऊं, मेरे दिल में एक बात आ रही है, कहूं तो बताऊं। बात पता है क्या है, ध्यान से देखना भाई, मेरे को एक बात दिल में आ रही है और मेरा मन कह रहा है कि इसे कह देता हूं। ध्यान से देखना, अगर कोई इंसान गरीब है तो सच में वो कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि पैसा नहीं खर्च कर सकता, है ना। पहली बात समझ में आ रही है ना। दूसरी बात समझना, अगर कोई इंसान वीक है तो सच में वो कुछ कैरी नहीं कर सकता, एबिलिटी ही नहीं है। अरे भाई थका हुआ है, अगर कोई इंसान थका हुआ है तो सच में कोई चीज उठाकर चल नहीं सकता, अंडरस्टूड है, एबिलिटी नहीं है। कोई इंसान अगर टायर्ड है तो भाई साहब चल नहीं सकता, एबिलिटी नहीं है उस इंसान में, है ना। अगर मान लो कोई इंसान लेजी है तो लेजी होने की वजह से वो कुछ काम नहीं कर सकता क्या, बताओ जरा। अगर कोई इंसान लेजी है तो क्या वो कुछ काम नहीं कर सकता क्या, आप कहोगे सर इस बात में तो अलग बात है। अगर कोई इंसान लेजी है, अगर कोई इंसान आलसी है तो वो काम तो कर सकता है पर काम करना नहीं चाहता, है ना। इसका मतलब उसके बिहेवियर की बात कही गई है। तो मेरे बच्चों अगर यहां पर बात एबिलिटी की ना होकर और बात अगर आती है बिहेवियर की, किसकी बात आती है, बिहेवियर की, व्यवहार की, है ना। तो बिहेवियर को बताने के लिए हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं डू डज प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए हम यूज करते हैं डिड, और इसके साथ आगे जोड़ते हैं नॉट को। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो बात अगर यहां हमें समझ आ गई है तो हमें यह समझ आया कि सर वो इंसान अगर आलसी है ना तो वो काम तो कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता, यानी कि उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम है। तो डू को हटाकर हमें लिखना होगा डज नॉट डू एनी वर्क। मेरे बच्चों बात समझ में आई, है ना। अब आखिरी सवाल पर काम करते हैं, ठीक है ना जी। आखिरी सवाल पर काम करते हैं, क्वेश्चन 5 पर। मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपके सामने लिखा सारिका वॉज सो रूड दैट
शी, आगे क्या लिखना है, और ये मैंने लिख दिया एनीथिंग। ठीक है भाई, बताओ भाई क्या हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। बन गया। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या लिखा है, सारिका वॉज, बात पास्ट की हो गई। रूड होने का मतलब क्या होता है, भड़के हुए होना। रूड होने का मतलब क्या हुआ, असभ्य होना। इसका मतलब उसके बिहेवियर की बात कही है। तो बात बिहेवियर की है तो चुपचाप यहां पर क्या लगा दोगे भाई, चुपचाप यहां लगा दोगे डिड नॉट। ठीक है भाई, चुपचाप क्या लगा दोगे भाई, चुपचाप लगा दोगे डिड नॉट। ठीक है बेटे, अरे बोलो हाँ, यहां तक की बात समझ में आ गई भाई। ओ मेरे भाई शिकारियों, यहां तक की बात समझ में आ गई। शाबाश, अब पहले इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई। चलो अब देखो आपके पेपर में ये क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी, आपके पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे घुमाया जाता है। ठीक है ना जी, मैंने आपके सामने सवाल लिखा, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर देखो। लो भाई, 3 सवाल लिखे हैं तो विशालाक्षी मेरे भाई, अब आप वाली बात आएगी ध्यान से। ठीक है, अब आप वाली बात आएगी, ध्यान देना मेरे बेटे। चलो भाई, अब बेटे इन तीनों सवालों पे ध्यान देना, चारों पे। ये मैंने क्यों लिख दिया भाई, 3 सेंटेंस रुकना। अब देखो,
क्या चीज समझ में आई आप लोगों को? आप लोगों को अभी अभी एक प्यारी सी चीज हमने समझाई कि भाई हम लोग 2 के साथ 2v1 का पेयर बनाकर चलते हैं और सो के साथ हम लोग दैट का पेयर बनाकर चलते हैं। आपके एग्जाम में जानबूझकर इनकी पेयरिंग गलत करके दे दी जाती है ना, यानी कि 2 के साथ दैट की पेयरिंग बना देता है गलत और सो के साथ 2v1 की पेयरिंग गलत बनाता है। बस यही पेयरिंग समझने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन समझी। यहां पर दैट के साथ पूरा स्टेटमेंट बनाया है तो 2 नहीं सो लिखकर कहानी को मेंटेन करें। केशव वाज सो एग्जॉस्टेड टू वर्क एंड यू, अब समझ ही रहे हैं बेटा 2 के साथ इस बातचीत को हमें पेयर बनाना होगा, है ना? ठीक है। अब यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया, यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया और वो कंक्लूजन क्या है कि जब हम सो को दैट के साथ ही यूज करते हैं तो भाई इस सो का हम लोग लिखे हुए सेंटेंस में इंडिपेंडेंट यूज नहीं करते। ठीक है जी, हम इस सो का इंडिपेंडेंट यूज नहीं करते, है ना? अगर सो का इंडिपेंडेंट यूज नहीं करते तो इस सो को हटाकर चाहे आप इसकी जगह वेरी का यूज करो, ठीक है मेरे भाई, चाहे आप इसकी जगह 2 का यूज करो, वो आपकी अपनी इच्छा अपनी श्रद्धा। समझ आ गया मेरे बेटे? फाइन, समझ आ गया मेरे बेटे? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पेयर गलत बनाकर सेंटेंस डैमेज करना। ठीक है बेटा, तो आज आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं एडवर्ब्स में। आप पहले इस सारी कहानी को अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़कर आएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, पहले सारी कहानी को अच्छे से पढ़कर आएंगे, रिवाइज करेंगे। फाइन, अगली क्लास में हम इसे और गहराई तक लेकर जाएंगे। ठीक है ना बेटे? एडवर्ब आपको बहुत कुछ सिखाता है। अब चीजें क्लियर हो गई बेटा? तो विशालाक्षी आप इसी बात पर कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है ना? और मेरे बेटे इससे अगली जो क्लास होगी ना उसमें भी हम इसको और अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे।